हेलो स्टूडेंट, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और हमने उसमें क्या आफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था और हुंड्स रूल को पढ़ा था, ठीक है। और हमने सीखा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते थे। सेकंड, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से डिनोट करते थे। एंड स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से डिनोट करते थे। मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज्यूमिथल क्वांटम नंबर निकालना बता चुकी थी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने के लिए कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे हम किसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, वो सीखना था, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? आफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी क्या एटम ले लिया था, जिसका मान लीजिए हमने कार्बन लिया है। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। अब 6 एटॉमिक नंबर वाले कार्बन का हम आफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन कैसे निकलता था हमारा? 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, हो गए ना 6, 2 2 एंड 2 6 हो गए हैं। तो इसमें हमें पता है कि हमारा n क्या होता है। अब जैसे लास्ट वाले की पूछ लिया है कि लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या लास्ट हमारी सब शेल है, उसमें बताना है कि चारों क्वांटम नंबर्स बताइए इसकी। तो इसमें हमने पढ़ा था कि n इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 2। फिर l का कैसे निकालने के लिए बताया था कि l के मान कैसे होते हैं? 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। s के लिए क्या होता है? 0, p के लिए क्या होता है? 1, d के लिए क्या होता है? 2 एंड f के लिए क्या होता है? 3 एंड अदर्स के लिए क्या होता है? ठीक है, 4। अब क्या रखेंगे हम? अब हमें p दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए p है, तो p के लिए क्या रखेंगे हम? l का मान 1। अब हमें ये समझना था कि ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमें एक रूल समझना होगा। वैसे मैं समझा चुकी हूँ, जिसको बोलते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल में हमें क्या बताया गया है? हुंड्स रूल में हमें बताया गया है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए उनके पास पहले हमें क्या पता है? ये हमारे क्या होते हैं? शेल, फिर ये सब शेल, ठीक है, सब शेल, और फिर हमारे पास होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हुंड्स लॉ ने बताया है कि जो एस क्या है, सब शेल है, उसमें सिर्फ एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक या फिर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोले तो एक कक्षक होता है, ठीक है, या एक क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पी, अब देखिए हमें बताया गया है हुंड्स रूल में, जो एक ऑर्बिटल होता है, उस एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को कैसे? क्लॉकवाइज, एंड एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बता दिया था जब हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था कि क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर की तरफ को ऐसे घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, ठीक है। अब हम ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं। तो हम s में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इसलिए हमने एक बनाया है क्या? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से फिल करेंगे कि उनकी दिशा एक दूसरे के उल्टी हो, या उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तो हुंड्स रूल में हमें यही बताया गया है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, ओके। हम कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल नहीं कर सकते, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हुंड्स रूल ने हमें बताया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? चेंज होंगी। एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो एस सब शेल है, उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब हमें पता है पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 6। तो इसके लिए इसमें कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 3 ऑर्बिटल्स, ओके, 2 2 एंड 2। इस टाइप से हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही डी में हम ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। इसके लिए
डी के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे हमें? 5। ठीक है, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 2 2 एंड 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से फिल हो जाएंगे। ऐसे ही एफ के लिए 14, तो हमें 7 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स। ऐसे ही हम इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो हमें हुंड ने क्या बताया, हुंड्स रूल में हमें क्या बताया गया है कि जब तक पॉसिबल हो या जब तक संभव हो, जब तक पॉसिबल हो, हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या रखते हैं? सिंगल रखते हैं। ठीक है, जब तक पॉसिबल हो हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल रखते हैं। अब मान लीजिए कोई H एटम था, H में कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो हम जब ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा। चलिए इसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, तब आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। एक बार हुंड रूल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में समझाऊंगी पूरा चार्ट बना करके, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। हुंड ने हमें सिर्फ ये बताया गया है हुंड्स रूल में कि जब तक संभव हो या जब तक पॉसिबल हो हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल रखते हैं। मान लीजिए इसमें हमें पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स भरने थे। ठीक है, मान लीजिए हमारा पी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो जब तक पॉसिबल हो हम इलेक्ट्रॉन्स को खाली रखेंगे। मान लीजिए 1 यहाँ पर, ये नहीं है कि 1 हम पहले यहाँ पे भर देंगे, पहले सारे जितने भी ऑर्बिटल के ब्लॉक्स हैं उनको फिल करेंगे। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, हमें इसमें कितने फिल करने हैं? 4 फिल करने हैं। तो जब तक पॉसिबल हो हम इनको कैसे रखेंगे? अनपेयर्ड रखेंगे। ठीक है, और जब क्या हो, जब ये तीनों ब्लॉक्स फिल हो गए उसके बाद हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। और पेयर हम हमेशा कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे बनाना? लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 ऐसे भी फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हम इनके पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, जब हम ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? अभी बताया है कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी उल्टी दिशा में, तो हम इसको ऐसे फिल कर देंगे। तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से फिल हो जाएंगे। हुंड्स रूल में हमें यही बताया गया है। इसको डिटेल में समझने के लिए आगे पूरा एक चार्ट को समझते हैं। चलिए हुंड्स रूल को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ये चार्ट पहले भी बनवा चुकी हूँ। किसके लिए है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चार्ट मैं पहले ही बनवा चुकी हूँ। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालने से पहले ये आप चार्ट बना लीजिए, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन में गलती ना हो। और इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, जैसे शुरू में क्या दिया है? 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s2। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये लिख करके अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एटम्स हैं उनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालेंगे, फिर हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करेंगे? ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट किया है, सबसे पहले कौन सा आता है? हाइड्रोजन। तो H1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन कैसे निकलेगा? 1s1। ओके, तो अब हमें इसको क्या करना है? फिल करना है किसमें? ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे? हमें पता है S के लिए कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल होता है, और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हमें पता है हम कैसे फिल कर देंगे, ऐसे इजी। अब सेकंड देखते हैं, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं? 2। तो 1s2। ओके, तो इसमें हमें पता है इसमें भी क्या होगा? 1 ऑर्बिटल होगा, एक इलेक्ट्रॉन कैसे? क्लॉकवाइज, एंड एक इलेक्ट्रॉन कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, 2। ऐसे ही लिथियम 3, तो 1s2 फिर 2s1। ये क्यों किया हमने? हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और हमें पता है कि हम किसमें? S सब शेल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हमारा फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, 1s2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? 2। अब बचे कितने? 3 में से 2 गए 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको किसमें फिल कर दिया हमने? सेकंड में, 2s1। तो 2 and 1 3। अब कैसे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन? लास्ट का
ऐसे। ठीक है, ये भी s है तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा एंड पहले की तरह इसका भी ऐसे। ठीक है, अब चलिए बी में कितने दिए गए हैं 4, तो 1s2 एंड 2s2। सेम किसकी तरह, हीलियम की तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे इस प्रकार, इस टाइप से। ठीक है, एंड फिर है हमारा B5 या बोरॉन 5, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 1s2 2s2 के बाद क्या था हमारा 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 and 2 4, हमें आगे भी बढ़ना होगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 2p6 है। क्यों? क्योंकि हम p सब शेल में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते, कम तो कर सकते हैं ना, हमें 5 करने हैं, तो क्या हो गया 1। अब हमें पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब देखिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमें p ब्लॉक में या p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो हमें कैसे करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, हम कहीं भी फिल कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, इसमें हमारा कोई भी हमें रूल नहीं दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट में ही फिल करना है। ठीक है, अब चलिए कार्बन 6, तो 1s2 2s2 एंड 2p2 हो गए 6। कार्बन की 6 कैसे फिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए हुंस रूल ने हमें बोला है कि जब तक पॉसिबल हो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर रखना है। ठीक है, तो 2p2 फिल करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 हम दूसरे ब्लॉक में करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अब है n7, 1s2 2s2 2p3 हो गया 7 कितने हो गए 3 4 5 एंड 6 7। इसमें भी हमें p में ही फिल करने हैं, वही रूल चलेगा, जब तक पॉसिबल हो हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या रखना है, अनपेयर्ड रखना है, उनका जोड़ा नहीं बनाना है। अब ऑक्सीजन 8 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p4। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर आ गए 4। अब हमें हुंस ने क्या कहा था कि जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएं, 4 हैं, 3 तो हमें पता है हम ऐसे भर देंगे, 4 हम कहाँ पे, यहाँ पे भरे, यहाँ पे भरे, यहाँ पे भरे। तो हुन रूल ने हमें बोला गया है कि जब हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप 1 सेकेंड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, क्या है हमारा F9। तो 9 का कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे 2p5 कर दे, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसका कैसे करेंगे हम ऑर्बिटल्स में इनको फिल, 1 2 3 4 एंड 5। अब तो आ गया होगा ना समझ में। तो इस टाइप से हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। हम आगे थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 2p6 पूरा हो गया। इस बार हम कैसे, जब तक पॉसिबल हो अनपेयर रखेंगे और फिर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। आगे चलते हैं 1s2 2s2 2p6। 2p6 के बाद क्या था, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो अब ये तो बहुत सिंपल पहले की तरह ही आ गया है। 3s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर देंगे। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल हो जाएगा। फिर है हमारा क्या है Al13 में 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद क्या आता है हमारा 3p6 आएगा। नहीं, कितने पहले काउंट कर लेंगे ऐसे, 2 and 2 4 और 6 10 और 2 12 and 1 13। इसमें भी हमारे कितने बन जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और हम इलेक्ट्रॉन को कहीं भी फिल कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको इस टाइप से तो समझ में आ गया हो। अब आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। 13 के बाद 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 15, 16, 17। ठीक है, तो थोड़ा सा हम थोड़ा टिपिकल की तरफ को चलते हैं, जिसका क्या हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन थोड़ा लंबा हो समझने के लिए, क्योंकि ये तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। ये है हमारा Cr23, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लंबा है। क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो 3d1 आया है, हमें पता है 3d में कितने होते हैं 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं 23। ठीक है, 23 जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर 23 तक हो उनके हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन 23 के बाद क्या आ जाते हैं 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 24 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, वो एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल क्या होते हैं, थोड़े से आपने पढ़ा होगा अपवाद, मतलब जो क्या हो, जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है, किसी भी रूल का पालन नहीं करती। ठीक है, तो जो ये 24 है ये हुंस रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। तो कुछ ऐसे ही एक्सेप्शनल्स हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक्सेप्शनल्स को हम उनमें अलग से समझेंगे। ओके, तो अभी हम आपको 23 तक आ गया है निकालने के लिए, सभी निकाल करके देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करके देखना। अब मैंने बताया था कि जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं n, l, m एंड s, तो उसमें हम m को कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें क्या फिल करना तो आ गया, अब हम ये कैसे पता करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, तो उसको समझते हैं। और 23 से आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 24 है, 24 तो एक्सेप्शनल हो गया है, लेकिन सारे एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है, 24 एक्सेप्शनल आ गया है बीच में, इसलिए अभी मैंने छोड़ दिया है, आगे का नहीं किया है। जब मैं एक्सेप्शनल सिखा दूंगी उसके आगे बताऊंगी कि और का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं उसको समझने के लिए एक चीज देखिए, हमने बनाया था कि जो हमारा s सब शेल है उसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और d में हमारे कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। एंड f में हमारे कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 3 5 6 7। ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें m निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद रखना जो ये होता है इसका मान होता है या इसका होता है 0। ठीक है, तो जहां पर भी कोई भी सब शेल s दी हुई हो तो वहां पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसका नंबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर p सब शेल दे दी है तो उसमें देखिए सेंटर वाला 0 हो जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो राइट हैंड साइड का होता है वो होता है +1 और लेफ्ट हैंड साइड का क्या होता है -1। ठीक है, तो अब देखेंगे हम जैसे p में हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने ऐसे फिल किया 1 2 3, ठीक है, तो उसका क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कितना हो जाएगा, जहां पर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने इस ब्लॉक में फिल किया है या इस ऑर्बिटल में हमने फिल किया है, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। ऐसे ही d के लिए सेंटर वाला क्या होगा 0, राइट हैंड साइड वाले +1 एंड +2, लेफ्ट हैंड साइड वाले -1 एंड -2। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, मान लीजिए जैसे हमने इसमें फिल किया था, मान लीजिए डी में हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें कितना हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसमें भरा गया है -2 ऑर्बिटल में फिल किया है तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही सेंटर वाला 0 f में फिर +1 +2 एंड +3 हो जाएगा, और -1 -2 एंड -3। ठीक है, f में मान लीजिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया हमने -3 में, तो इसका m कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालते हैं। अब हमें समझ में आ गया है क्या,
हमें समझ में आ गया है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें स्पिन क्वांटम नंबर को देखना है कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारा एस ब्लॉक था, इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमें एस ब्लॉक में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को फिल हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, एम में 0 ही रहेगा इसमें तो सभी के लिए। इसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या है क्लॉकवाइज है तो क्या होगा उसके लिए +1/2, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए अगर हम इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ हो गया तो -1/2 होगा। एक बार और समझिए, मान लीजिए हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था, तो हमारा क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आया था +1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल है, +1 में फिल है, और कौन सी साइड को है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए S कितना हो जाएगा +1/2। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए D में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने -2 ऑर्बिटल में फिल किया था, और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने कौन सी डायरेक्शन में फिल किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए S कितना हो जाएगा -1/2। ओके, ऐसे ही इसके लिए S कितना हो जाएगा, ये भी हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल किया है, तो S इसमें भी कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, आई होप आपको चारों क्वांटम नंबर्स, हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल जिसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है, एजीमुथल जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, फिर मैग्नेटिक जिसको हम M से डिनोट करते हैं, स्पिन जिसको हम S से डिनोट करते हैं। आपको चारों निकालने आ गए होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन कहाँ तक सिखाई है मैंने, 23 इलेक्ट्रॉन्स तक। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल्स हैं या अपवाद है या जो नियम के पालन नहीं करते, उनको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, इसको रिवीजन करना, और ये सिर्फ 11th के लिए ही जरूरी नहीं है, 12th के लिए भी आपके लिए केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है। 12th, 11th, BSc एंड MSc, इन सभी में, ठीक है, क्वांटम नंबर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अवर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा और करिएगा।